सद्दाम हुसैन, इराक़ का डिक्टेटर तानाशाह। दो चीज़ें हैं, इतिहास कैसे किस तरीके से याद करेगा सद्दाम हुसैन को मुझे नहीं मालूम, लेकिन चीज़ें हैं, एक तरफ एक खेमा है, लोग हैं जो कहते हैं कि इराक़ में अगर सबसे ज़्यादा कोई तरक्की हुई या काम हुए वो सद्दाम हुसैन के राज में हुए। दूसरा है जो उसे बहुत ही क्रूर और अब तक का सबसे एक खूंखार तानाशाह के तौर पे भी याद करना चाहता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मैं इस बहस में नहीं पड़ूंगा। मैं पूरी कहानी असल में सद्दाम के सद्दाम बनने की और सद्दाम की मौत तक क्या कुछ कैसे हुआ, और ये मुझे थोड़ा सा इसमें हेल्प इसलिए भी मिला कि चूँकि मैं जब इराक़ में था तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। वहाँ के अल मुंतसरिया यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर से भी बात हुई थी। वहाँ जो अपने एम्बेसडर हैं इराक़ में, उनसे भी ईरान, इराक़ और कुवैत, गल्फ़ वॉर, इन सब के बारे में बात हुई। सद्दाम के बारे में आम लोगों से बात हुई तो बहुत सारी चीज़ें जानने को, बहुत सारी चीज़ें नई सुनने को मिली। वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आपको बताऊँ, लेकिन शुरुआत ये कि सद्दाम हुसैन हिंदुस्तान का हमेशा करीबी दोस्त माना गया। सद्दाम मतलब जो सामना कर सके, सद्दाम मतलब जो ज़िद्दी। ये सद्दाम के शाब्दिक अर्थ है, मीनिंग है। एक मतलब है सद्दाम का ज़िद्दी, हटी, और एक है जो सामना कर सके। बगदाद से थोड़ा सा आगे एक इलाका है इराक़ में, तिक्रित। सद्दाम हुसैन की पैदाइश वहीं की थी, एक आम फैमिली में, और सद्दाम की पैदाइश से पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई। एक बड़ा भाई था 5 साल का, उसकी भी मौत हो गई। माँ जो है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन में रहने लगी। उसके बाद दूसरी शादी की। बचपन से ही सद्दाम हुसैन को उस वक्त बड़ा एक डर रहता था, और ये कि उसकी परवरिश कैसे होगी, क्या होगी। तो वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का बचपन से ही शुरुआत में। धीरे धीरे सद्दाम हुसैन बड़ा होने के बाद पढ़ाई करने के लिए बगदाद पहुंचता है, और वहीं पे जो बाथ पार्टी, एक जो जिस पार्टी को बाद में सद्दाम हुसैन जिसके मुखिया बने, जनरल अहमद हसन अल बकर, उससे जुड़े हुए थे, जो वो भी तिक्रित के थे और सद्दाम हुसैन के दूर के रिश्तेदार थे। 1960s में, उससे पहले वहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था इराक़ में, लेकिन बाद में फिर वहाँ की एक राजशाही फैमिली थी जो अंग्रेज़ों के सपोर्ट से वहाँ की गवर्नमेंट चला रही थी। लेकिन फिर इराक़ में विद्रोह होता है, और विद्रोह होने के बाद उस राजशाही परिवार को हटा दिया जाता है, और जनरल अहमद हसन अल बकर जो है वो वहाँ के सत्ता पे काबिज़ होते हैं, बाथ पार्टी काबिज़ होती है। सद्दाम हुसैन नंबर 2 होते हैं। लेकिन कहते हैं कि इस सारी चीज़ें सद्दाम हुसैन ही उस वक्त सरकार चला रहे थे, तेज़ तर्रार, और चूँकि दोनों रिलेटिव भी थे और तिक्रित से भी थे। 1968 में बाथ पार्टी सत्ता में आती है। सद्दाम नंबर 2 थे उस पार्टी के, अल बकर के बाद। लेकिन कहते हैं कि अघोषित तौर पे वही एक तरह से सरकार चला रहे थे। और उस वक्त सद्दाम हुसैन, मतलब 68 और 70s की मैं बात कर रहा हूँ, अब बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिसको इराक़ के लोग आज भी याद करते हैं। जैसे इराक़ पूरी तरह से तेल पे डिपेंडेंट है, वहाँ तेल बहुत सारे हैं, मतलब तेल के कुएँ भरे पड़े हुए हैं। तो एक तो सद्दाम हुसैन ने उस वक्त सोवियत संघ के साथ समझौता किया था, और उस वक्त जब शीत युद्ध चल रहा था, और इस समझौते के बाद उसने तेल जो कंपनियां थी, पहले तेल किसी भी तरीके से कोई भी अपना वो उसका कुछ रूल्स रेगुलेशन था नहीं, लेकिन उसको नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। पूरी जो वहाँ की तेल कंपनियां थीं उनको नेशनलाइज करने के बाद उसके रेट फिक्स हुए। और उससे पहले जो वेस्टर्न कंट्री थे, पश्चिमी देश, उनको बड़ा सस्ते रेट पे तेल मिला करता था। लेकिन नेशनलाइज होने के बाद फिर एक रेट फिक्स हुआ, तो उससे इराक़ को बहुत फ़ायदा हुआ, इराक़ को बहुत पैसे मिलने लगे, और देखते ही देखते फिर इराक़ बड़ा धनी अमीर हो गया। और जो उसमें फ़ायदा हुआ वो उस पैसे से फिर इराक़ में डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, फैक्ट्रीज़ हो, इवन जो गाँव में तमाम चीज़ें थी वहाँ पर भी डेवलपमेंट हुआ। और इन चीज़ों ने अचानक सद्दाम हुसैन को, जो अरब कंट्री हैं उसमें एक बड़ा अलग लाकर खड़ा कर दिया, एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर खड़ा कर दिया। और फिर सद्दाम हुसैन, हसन अल बकर बीमार होने लगे, उनको साइड किया और ख़ुद इराक़ के प्रेसिडेंट बन। और उसके बाद अपने जितने रिश्तेदार थे उन सबको इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठाना शुरू कर दिया। तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, इराक़ में काम भी हो रहा था, तरक्की भी हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे सद्दाम हुसैन थोड़ा, चूँकि एक तो डिक्टेटरशिप, और उन्होंने जब वो डिक्टेटरशिप, जब वो प्रेसिडेंट बना, तो उसके बाद
जो अपोजिशन के लीडर थे या जो भी सत्ता को चैलेंज करता उसको सीधा मारना शुरू करते। एक बार किसी एक वेस्टर्न मीडिया ने पूछा भी था सद्दाम हुसैन से कि आप अपने विपक्ष के लोगों को आप मार क्यों देते हो, तो उसने कहा जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाए उसका क्या करना चाहिए। तब सीधे जवाब था और ये भी कहा था कि हाँ मारता हूँ। तो ये सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी दौरान में सद्दाम हुसैन उस वक्त बहुत मतलब ताकतवर नेता के तौर पर पूरी दुनिया में मान्यता भी थी। और सबसे कमाल की बात ये देखिए कि अमेरिका का पूरा सपोर्ट था सद्दाम हुसैन और इराक को। तब रोनाल्ड रीगन यूएस के प्रेसिडेंट और पूरी तरह से सद्दाम को हर तरह से मदद की। इसी बीच में एक ईरान उस वक्त इस्लामिक एक क्रांति के तौर पर उभर रहा था और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री जो हैं वो ईरान को पसंद नहीं कर रहे थे। इधर कुछ शिया और सुन्नी की वजह से सद्दाम हुसैन भी इराक के थोड़ा ख़िलाफ़, और तभी ईरान और इराक के बीच में एक जंग शुरू हो जाती है जो करीब 8 साल चलती है। ये जो जंग शुरू हुई थी, ये कहते हैं कि एक तो सद्दाम हुसैन की महत्वाकांक्षा, दूसरी इसको ईरान उस वक्त हालांकि बहुत कमज़ोर था और इराक उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल। और जब ये जंग शुरू हुई तो उसके बाद अब दुनिया के सामने ये था कि किसका सपोर्ट करें। तो दुनिया में ज़्यादातर जो मुल्क थे, इवन उसमें अमेरिका शामिल है, उसने इराक और सद्दाम हुसैन की मदद की और सपोर्ट की। रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंट थे, न सिर्फ पैसे से, हथियार से, ट्रेनिंग से, बल्कि ईरान के बारे में सेटेलाइट से ज़रूरी जानकारी देना, खुफिया जानकारी देना, ये सारी चीज़ें अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के लिए की। और 1900 मतलब ये 80 में शुरू हुआ था और 16 मार्च 1988 तक ये ईरान इराक वॉर चला। इसमें कहते हैं कि करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें 2.5 लाख इराकी थे। हालांकि नुकसान ज़्यादा ईरान का हुआ। बाद में फिर ये यूनाइटेड नेशन ने बीच में दखल दी और फिर एक युद्ध विराम होता है और दोनों के बीच 8 साल के बाद जंग ख़त्म होती है। फ़ायदा किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा था। और इस जंग में हालांकि तमाम मदद थी, लेकिन फिर भी सद्दाम हुसैन और इराक इस जंग की वजह से माली हालत ख़राब हो गई, कमज़ोर हो गया और अब उसको इधर उधर मदद लेनी पड़ी। उसमें कुवैत भी था। कुवैत ने भी इराक की बड़ी मदद की क्योंकि कुवैत अमीर मुल्क था। तो ये सारी चीज़ें जब हो गई, उसके बाद युद्ध विराम हो गया, तब फिर अचानक सद्दाम हुसैन जो है वो कुवैत पे भी हमला कर देता। और उसकी वजह ये थी कि सद्दाम हुसैन का मानना था कि जिस तरीके से तेल की कीमत वो तय कर रहा है और कुवैत जो है वो सस्ते दामों पर तेल बेच रहा है, एक तो ये रीज़न जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा उसमें ये था कि कुवैत से लगातार मदद मिल रही थी जब जंग ईरान इराक के बीच में था। और कहते हैं कि ये मैंने पहले भी शायद आपको बताया, जब मैं इराक गया तब ये कहानी सुनने को मिली थी कि इसी दौरान में जब माली हालत ख़राब थी, तब सद्दाम हुसैन के जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तारिक नाम था उनका, तारिक अजीज़ या ऐसे, तो वो कुवैत जाया करते थे और वहाँ के फिर जो शाह थे उससे पैसे लेकर आते थे। तो एक बार जब ये मिनिस्टर वहाँ कुवैत गए तो वहाँ के शाह ने, वहाँ के राजा ने ये कहा कि यार जब देखो मुंह उठाकर लेकर चले आते हो, और ये भी कहा था कि सुना कि तुम्हारी इराक की औरतें बड़ी खूबसूरत होती हैं, तो कभी उन्हें यहाँ भेजो। ये बात हुई और उसने आकर जो इराक के फॉरेन मिनिस्टर थे वो सद्दाम हुसैन को बताया और कहते हैं कि सद्दाम हुसैन ये सुनने के बाद बहुत गुस्से में आ गए। इराकी लोगों में एक चीज़ है कि वो अपनी इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा ऊपर रखते हैं। तो जब इराकी औरतों के बारे में इस तरह की बातें सुनी तो उसी वक्त कहते हैं कि जो उनकी सेकंड कैटेगरी की जो आर्मी थी, जिसकी अभी ट्रेनिंग हो रही थी, जो अभी पूरी तरह से ट्रेन नहीं थे, इराक ने अचानक कहा कि कुवैत पे हमला करना है और सद्दाम हुसैन के इशारा मिलते ही अनट्रेंड लोग जो इराकी बात और उसके रेवोल्यूशनरी पार्टी के जो सेना के लोग थे, उनको कुवैत पे हमला करने के लिए भेज दिया। और उन्होंने कुवैत में खूब लूट मार मचाई, खूब वहाँ पे बर्बादी की। ये भी कहते हैं कि कुवैती महिलाओं के साथ भी उन्होंने बड़ा अभद्र व्यवहार किया। और इस तरीके से सब कुछ कुवैत पे जब कब्ज़ा किया तो पहली बार फिर बाकी कंट्री जो है वो सपोर्ट में आ गए कुवैत के। उसे लगा कि ये सद्दाम हुसैन बेलगाम हो रहे हैं। इनमें वो भी थे जो अमेरिका जैसे लोग जो मदद कर रहे थे। और फिर खैर करीब 22-28 दिन के बाद बाकी सेनाओं की मदद से वहाँ से इराक की फ़ौज को हटना पड़ा और कुवैत आज़ाद हो गया दोबारा। लेकिन इस चीज़ ने सद्दाम हुसैन की पूरी रिजिम पे एक तरह से डेंट मार दिया और सद्दाम हुसैन का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ था वो थोड़ा नीचे गिर गया।
अभी ये सब कुछ हो ही रहा था कि इससे पहले एक चीज़ और सद्दाम हुसैन की जो खिलाफ गई थी वो ये थी कि 16 मार्च 1988 को जब ईरान इराक के बीच वॉर चल रहा था, तब एक हेलबजा एक इलाका है इराक में, ये बगदाद से करीब 240 किलोमीटर दूर है और ये यहाँ पे कुर्दों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जब भी ईरान इराक वॉर के इसमें अगर ईरानी फ़ौज इराक की किसी सीमा में दाखिल होती तो ये कुर्द बड़ी उसको वेलकम करते और उसकी मतलब ये जो कुर्दिश थे और वो जो इलाका था हेलबजा, वहाँ पे शियाओं की मेजॉरिटी थी, तो ये लोग ईरान की तरफ सपोर्ट करते थे और ईरान में उस वक्त जो सरकार चला रहे थे उसके हेड थे आयतुल्लाह खुमैनी, तो वो हमेशा ईरान का सपोर्ट करते। ये बात सद्दाम हुसैन को पता चली, तब सद्दाम हुसैन ने कहा कि ठीक है, इन कुर्दिश को मैं मज़ा चखाऊंगा। और इसी के बाद 16 मार्च 1988 को सद्दाम हुसैन की सेना ने बाकायदा जहाज़ से, हवाई जहाज़ से इनके ऊपर केमिकल अटैक कर दिया था इस हेलबजा जगह पे, और कहते हैं कि इस हमले में करीब 5000 कुर्दिश मारे गए थे और इसका रिएक्शन बड़ा ख़तरनाक था चूँकि इस जो गैस था। तो एक ये चीज़ थी जिसको लेकर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन उस वक्त जब ये केमिकल अटैक इराक ने किया तो ये एक तरह से ये पाबंदी आप ये नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका का सपोर्ट था, रोनाल्ड रेगन सपोर्ट कर रहे थे, बाकी कंट्री सपोर्ट कर रहे थे, वेस्टर्न कंट्री, तो उन्होंने सद्दाम हुसैन और इराक को कुछ नहीं बोला। इवन आज तक कुर्दिश लोग वहाँ पे मांग करते रहे हैं कि ये जो 16 मार्च 1988 को हुआ इसको एक नरसंहार बताया जाए, केमिकल नरसंहार। अमेरिका उसको कभी माना नहीं और बोला भी नहीं, क्योंकि अमेरिका खुद मदद कर रहा था सद्दाम हुसैन की। तो खैर ये सारी चीज़ें चलती रही, ईरान इराक वॉर भी ख़त्म हो गया, उसके बाद ये केमिकल अटैक वाला मामला हुआ, फिर कुवैत पर जब हमला हो गया उसके बाद धीरे धीरे जब 90s का आखिर का दौर आया तो सद्दाम हुसैन को, अब अमेरिका को लगा कि ये धीरे धीरे ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें और आई जो इराकी लोग और बाकी लोग सब मानते हैं वहाँ पे, कि इसी दौरान में अमेरिका ये चाहता था कि जो तेल का पूरा कंट्रोल है वो इराक जैसे बाकी और गल्फ़ के कुछ कंट्रीज़ ने कर रखे थे, वो अमेरिका को सौंप दे और अमेरिका ही ये तय करे कि कच्चे तेल की कीमत क्या होगी, वो कैसे निकालेंगे, फिर उसका रिफ़ाइन कैसे होगा और उसकी मार्केटिंग और पूरा सब कुछ मतलब अमेरिकन कंपनी को दे दिया जाए। सद्दाम हुसैन इसके लिए तैयार नहीं था। सद्दाम ने कहा कि ये हमारी ज़मीन की मिल्कियत है और हम तय करेंगे कि इसका रेट क्या होगा, हम तय करेंगे रिफ़ाइन कहाँ होगा और सारी चीज़ें। तो अमेरिका उस पर लगातार दबाव डाल रहा था, लेकिन सद्दाम हुसैन मानना नहीं। इसी बीच चूँकि अब रिश्ते ख़राब हुए, कुवैत वाला मामला सामने आ चुका था और गल्फ़ में भी अब कुवैत के बाद ये लगा कि बाकी जो मुल्क थे खाड़ी के, उन्हें भी लगा कि सद्दाम हुसैन कभी उन पर भी अटैक कर सकता है, तो इन सब ने भी हाथ पैर मारे। तब तक अमेरिका में जॉर्ज बुश की सरकार आ गई और जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट बने। इसी दौरान 2001 में 9/11 हो गया अटैक, तो उसको लेके अमेरिका में बड़ा गुस्सा था और लोगों में वो था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जॉर्ज बुश ने 9/11 के बाद एक भाषण दिया था और उसमें ये कहा था कि आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो जो चाहे वो वेपन इराक से भी हो सकता है, जा रहा हो, मिल रहा हो। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इराक को घेरे में लिया और 9/11 के लिए एक तरह से जिम्मेदार भी ठहराया था। हालांकि सद्दाम हुसैन ने बाद में हमेशा खंडन किया कि 9/11 से उसका कोई लेना देना नहीं, बल्कि सद्दाम हुसैन का ये कहना था कि इराक की ज़मीन पे कभी कोई आतंकवादी पनप ही नहीं सकता, मैं पनपने नहीं दूंगा। लेकिन जॉर्ज बुश को अब ये था कि किसी तरह सद्दाम हुसैन को कंट्रोल करना है, एक तो तेल को लेकर वो झुकने को तैयार नहीं। तो फिर अमेरिका ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इराक के पास बहुत सारे केमिकल वेपन हैं और ये हैं जो दुनिया के लिए ख़तरनाक है। तो ये जब बात बढ़ी तो फिर 2002 में बाकायदा यूनाइटेड नेशन की अगुवाई में वहाँ पे कहा गया कि इराक में टीम जाएगी और वो चेक करेगी। वहाँ गई और उन्होंने सारा छान मारा, लेकिन उनको कोई भी वेपन नहीं मिला और जो केमिकल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था या परमाणु इसका, वो कुछ मिला ही नहीं। तो जब ये नाकाम हो गए तो फिर अचानक जॉर्ज बुश इसके लिए तैयार नहीं थे कि सद्दाम हुसैन को यहीं छोड़ दिया जाए। इसके बाद जनवरी 2003 में जॉर्ज बुश ने सद्दाम हुसैन के सामने दो ऑफ़र रखे और कहा कि एक, या तो आप जितने भी आपके हथियार हैं उसको आप टोटली डिसआर्म कर दीजिए, अपने कंट्री से हटा दो इस तरह के जो भी केमिकल भी हैं, और दूसरा आप खुद इराक छोड़ दो, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर अमेरिका हमला कर देगा। ये जनवरी 2003 में बुश ने अल्टीमेटम दिया था सद्दाम हुसैन को। फरवरी 2003 में सद्दाम हुसैन कभी भी जनरली टीवी पे आकर कोई ज्ञान भाषण नहीं देता था। पहली बार सद्दाम हुसैन जॉर्ज बुश के अल्टीमेटम के बाद
राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं और उसके बाद बाकायदा उसमें कहा जाता है कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम झुकेंगे नहीं और इराकी लोग लड़ेंगे। और इस तरीके से वो जॉर्ज बुश की इस दोनों मांगों को ठुकरा देते हैं, जिसके बाद 2003 में ही यूएस ब्रिटेन के साथ मिलकर इराक पर अटैक करता है और बगदाद तक पे कब्जा कर लेता है। उसके बाद सद्दाम हुसैन, चूँकि सत्ता हाथ से जा चुकी थी, जंग हार रहे हैं, तो वो वहाँ से गायब। 9 महीने के बाद 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन टिकरिट, जो जहाँ का सद्दाम हुसैन रहने वाला घर, उसी जगह में एक बंकर के अंदर से गिरफ्तारी होती है। वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी नेट पे। तो 13 दिसंबर 2003 को टिकरिट के पास से गिरफ्तारी की जाती है। उसके बाद अमेरिका का अब इराक पे कब्जा था, लेकिन अमेरिका ने अब एक वहाँ पे पहली बार इराक के इतिहास में शियाओं की मेजॉरिटी की सरकार बनवा देता है। हालांकि इराक में जो है वो शुरू से 48% जो आबादी सुन्नी की है और 52% शियाओं की है, लेकिन हमेशा सुन्नियों ने वहाँ पे राज किया। पहली बार 2003 में जब अमेरिका कब्जा करता है, सद्दाम को तख्ता पलट करता है, तो शियाओं की लीडरशिप में जो है हुकूमत बनती है वहाँ पे। उसके बाद 2003 की गिरफ्तारी के बाद सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलता है और ख़ास तौर पर सद्दाम हुसैन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें को लेके मुकदमा चला, लेकिन जो मेन था जिसके लिए मुकदमा हुआ था वो एक दुजैल है इराक में जगह। उस दुजैल में कहते हैं कि एक बार 1982 में सद्दाम हुसैन के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। 82 में जब सद्दाम हुसैन वहाँ गए तो इससे सद्दाम हुसैन बहुत ज़्यादा नाराज़, और इसके जवाब में फिर वहाँ पे सद्दाम हुसैन की सेना गई और 148 जो शिया थे, दुजैल में ज़्यादातर शिया लोग थे, उन शियाओं को मार डाला। तो सद्दाम हुसैन को जो फांसी दी गई है, वो इसको ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे नरसंहार, जिसमें मैंने आपको बताया कि हिल जबा भी था जहाँ पे केमिकल अटैक हुआ था, लेकिन उन सब के लिए नहीं। जो मेन मुकदमा चला वो चला दुजैल में 1982 में 148 शियाओं के कत्लेआम के लिए, क्योंकि उसी दुजैल में सद्दाम हुसैन पर हमला हुआ था। तो इसको लेके मुकदमा चला और मुकदमे के बाद सद्दाम हुसैन को फिर सज़ाए मौत दी गई। सद्दाम हुसैन ने को जब मौत की सज़ा दी गई थी तब कहा गया था कि सद्दाम हुसैन ने अपनी तरफ से कहा था कि मैं चूँकि एक आर्मी का जवान हूँ तो मुझे जो है वो गोली मार के मुझे मौत की सज़ा दी जाए, लेकिन अमेरिका ने उसके लिए मना कर दिया था और सद्दाम हुसैन को फिर फांसी के ज़रिए ही मौत की सज़ा देने की बात की गई। 30 दिसंबर 2006 की सुबह, उस दिन शनिवार का दिन था, सैटरडे था, सद्दाम हुसैन को बगदाद में ही एक जो अमेरिका का बेस कैंप था आर्मी का, उस जगह पर ले जाकर फांसी दी गई थी। और बाकायदा सद्दाम हुसैन ने उस दिन काला कपड़े से अपना चेहरा ढकने से मना कर दिया था। मरने से पहले वो जो सिगार पीने का शौकीन, तो वो सिगार भी पी और फिर उस मौत की वीडियो भी बना ली थी किसी ने मोबाइल से, जो पूरी दुनिया में देखी गई। जब वो वीडियो बनाई गई उसके बाद कहते हैं कि बाद में जॉर्ज बुश ने जब देखा, और उस वीडियो में 2 तरह के वीडियो आए थे, एक में जिसमें एम्बियंस भी था, आवाज़ भी आ रही थी, जिसमें कुछ लोग सद्दाम के बारे में बुरा भला कर रहे थे और सद्दाम कुरान की आयतें पढ़ रहा था। तो जिस तरीके से हुआ उसमें जॉर्ज बुश ने बाद में कहा था कि सद्दाम हुसैन को थोड़ा और डिग्निफाइड तरीके से भी इस मतलब फांसी दी जा सकती थी। जिस तरीके से ये दी गई वो ठीक नहीं थी, ये जॉर्ज बुश ने माना है, क्योंकि फांसी के दौरान जो लोग बातें कर रहे थे और जो कुछ कह रहे थे उसमें यह था कि एक आदमी मरने जा रहा है और उसके साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। तो इसको एक्सेप्ट किया था जॉर्ज बुश ने। फांसी के बाद 30 दिसंबर को फांसी हुई। 31 दिसंबर को सद्दाम हुसैन की बॉडी को बाकायदा यूएस के जो चॉपर थे वो लेकर टिकरिट पहुंचे और टिकरिट में ही जहाँ उसके दोनों बेटे उदय और दूसरा उसको दफनाया गया था, वहीं पर सद्दाम हुसैन को दफनाया गया। ये तो सद्दाम हुसैन की पूरी मौत की कहानी हुई। अब सवाल ये था कि अमेरिका और ब्रिटेन और बाकी कंट्री ने इराक पे हमला किया था इसीलिए कि इराक के पास केमिकल वेपन है और बाकी ख़तरनाक हथियार है। उसके बाद भी जब सद्दाम हुसैन नहीं रहा और सब कुछ हुआ, इराक पे कब्ज़ा भी हो गया, नई सरकार भी आ गई, तमाम तलाशी हो गई, कभी कोई वो उस तरह का वेपन मिला ही नहीं जिसके लिए सद्दाम हुसैन इनकार करता रहा शुरू से, और वो आज तक नहीं मिला। आज 2018, सद्दाम हुसैन की मौत को करीब 12 साल हो गए।
तो उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या ये सिर्फ जॉर्ज बुश और अमेरिका की दादागिरी थी जिसकी वजह से सद्दाम का तख्ता पलट गया। इसके पीछे तेल का खेल था, क्योंकि सद्दाम झुकने को तैयार नहीं था। लेकिन अमेरिका के इस पूरे खेल में ब्रिटेन क्यों शामिल हुआ, ब्रिटेन ने साथ में क्यों इराक पे हमला किया, इसको लेके बहुत अच्छा, ब्रिटेन के बहुत सारे सिपाही भी मारे गए थे, करीब 150-200। 2009 में सर जॉन चिलकॉट, जस्टिस हैं ये ब्रिटेन के, सर जॉन चिलकॉट, 2009 में इनकी अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई ब्रिटेन में लोगों के हंगामे के बाद। इस कमेटी ने पूरी इंक्वायरी की, इराक में सब कुछ जाकर सैकड़ों लोगों से बात की और जानना चाहा कि वाकई इराक पे जो हमला किया गया था वो कितना सही था और उसके पीछे मकसद क्या था। इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें कहा कि इसमें अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने दुनिया के सामने सद्दाम हुसैन की जो तस्वीर पेश की वो बहुत गलत तस्वीर पेश की। सद्दाम हुसैन एक टेररिस्ट नहीं था, कोई मिलिटेंट नहीं था, वो एक डिक्टेटर था और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसे डिक्टेटर हैं। दूसरा, सद्दाम हुसैन को ईरान से लड़वाने के लिए भी पीछे अमेरिका ने वो कराया। जो कुवैत पे जो कुछ हुआ उसमें सद्दाम की बेशक गलती हो सकती, लेकिन इराक के पास कोई भी इस तरह का वेपन, केमिकल वेपन, ये कुछ नहीं था। ये कभी साबित नहीं हुआ। ये जस्टिस चिलकॉट जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा। तब टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे और इस रिपोर्ट के बाद जो आर्मी के लोग शहीद हुए थे ब्रिटेन के, उनकी फैमिली से उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी। तो इस रिपोर्ट को, अगर इस कमेटी को, जस्टिस चिलकॉट की हम लोग माने, तो कुल मिलाकर ये था कि सद्दाम हुसैन को खड़ा किया अमेरिका ने, सद्दाम हुसैन को ईरान के ख़िलाफ़ लड़वाया अमेरिका ने, सद्दाम हुसैन की पैसे से लेकर, हथियार से लेकर हर चीज़ से मदद की अमेरिका ने। लेकिन जब वो अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं हुआ तेल वेल को लेकर, तो उसी अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करवा दिया। ये पूरी कहानी का एक पहलू। अब दूसरा, ये जो टिकरित जहाँ के सद्दाम हुसैन, वहाँ जब मैं इराक गया तो उसके पास से गुजरा, लेकिन अंदर तक नहीं जा पाया जहाँ पे ये वो है, क्योंकि आर्मी वालों ने मना कर दिया था कि उस तरफ आप नहीं जाएंगे। तो वहाँ जाने से मतलब नसीब ने साथ नहीं दिया। लेकिन 9-10 दिन में जितना इराक घूमा और देखा, ख़ास तौर पे मैं अगर आपको बगदाद की बात करूं, बगदाद में आज भी जितने फ्लाईओवर हैं, जितनी अच्छी सड़कें हैं, जो वहाँ की गाड़ियाँ हैं, जो वहाँ की फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ दोनों तरह के लोग हैं। एक सद्दाम हुसैन को पसंद करने वाले, एक ना पसंद करने वाले। लेकिन आप किसी से भी पूछ लीजिए घूम के, और जैसी बात करें कि ये सारे जो डेवलपमेंट के काम, ये सारी चीज़ें, ये बड़ी बड़ी मस्जिद, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, तो पसंद करें ना करें, एक चीज़ बहुत ईमानदारी से कहते हैं कि ये सब कुछ सद्दाम हुसैन की देन है। पूछते हैं कि लेकिन सद्दाम हुसैन तो 2006 में, बल्कि 2003 में उसकी कहानी ख़त्म हो गई, अब 15 साल में। तो उसने कहा ये 15 साल से बगदाद सेम वैसा का वैसा है, यहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा, यहाँ कोई भी बिजनेस उस तरह का नहीं है। तो सद्दाम हुसैन का एक रूप ये है इराक में कि सद्दाम हुसैन के बारे में जो कहानियाँ बहुत सारी, अपने दुश्मनों को कभी बख्शता नहीं। इवन आप दुश्मनों को छोड़ दीजिए, जो सद्दाम हुसैन की सेना थी, अगर ईरान इराक के वॉर में ऐसे कई कहानियाँ आई कि जब इराक की सेना कमज़ोर पड़ने लगी और ईरानी सेना ताकतवर, तो कई इराकी सेना पीछे भागने लगे। तो जो लोग पीछे की तरफ भागते थे, सद्दाम उनको भी नहीं छोड़ता था। जो मैदान छोड़कर उसकी सेना भागते थे, उनको भी गोली मार देता था, या फिर अपने जो टीम थी उनको कहता था इनको मार डालो। सद्दाम हुसैन के बारे में ये भी है कि वो अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करता, विरोधियों को तो सवाल ही नहीं है कि वो सर उठाने का मौका देता। यहाँ तक कि लोगों पर भी उसका शक बहुत होता था। उस ज़माने में एक दौर ऐसा था जब इराकी लोग इराक की सीमा से बाहर नहीं निकलते थे। उनको बाहर जाने के लिए बहुत सॉलिड रीज़न बताना पड़ता था, और अगर कोई बिना बताए हुए चुपचाप चला गया और लौट कर आया तो उसको या तो जेल डाल देते थे, कई बार तो मौत की सज़ा होती थी। इराक के घर घर में सद्दाम हुसैन की तस्वीर लगानी ज़रूरी थी, और सद्दाम हुसैन का नेटवर्क इतना था कि अगर किसी घर में उसकी तस्वीर ज़रा सी टेढ़ी लगी हुई है और किसी ने जाकर बता दिया कि उस फलाने घर में सद्दाम की तस्वीर टेढ़ी है, तो उसके लोग पहुंचते थे और देखते थे कि हाँ ये टेढ़ी है, तो उस घर के लोगों को ले जाकर बाकायदा सज़ा होती थी, बल्कि जेल भी हो जाती। तो ये सारी चीज़ें भी थी। लेकिन दूसरी तरफ जितने डेवलपमेंट के काम हुए 70s, 80s, 90s में, कहते हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लग्जरी गाड़ी और ये सारी चीज़ें लाने वाला सद्दाम हुसैन, तमाम फैक्ट्री खोलने वाला सद्दाम हुसैन, बिल्डिंगें, सड़क, पुल, डैम, ये सब बना के देने वाला सद्दाम हुसैन। लेकिन फिर दूसरा यही है कि जो सद्दाम हुसैन की ये चीज़ें आई
और सबसे बड़ी जो चीज़ थी शिया और सुन्नी, उस पर जो लकीर पाटने का काम किया, शायद उसका सबसे ज़्यादा नुकसान सद्दाम हुसैन को। अगर वो इराक़ के शिया सुन्नी को साथ लेकर चलता तो शायद सद्दाम हुसैन, जो आज जिस सद्दाम हुसैन को हम लोग याद कर रहे हैं, उससे कहीं बड़ा लीडर, कहीं बड़ा और कुछ होता। लेकिन चिलकॉट कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से हम माने तो सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर था, एक तानाशाह था, लेकिन वो कहीं से आतंकवादी नहीं था, कहीं से मिलिटेंट नहीं था। बल्कि जो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में यूएस के किसी ने एक ये इशू भी उठा दिया था कि अमेरिका की उस वक्त ये फॉरेन पॉलिसी की गलती थी कि सद्दाम हुसैन और इराक़ पे हमला करके और उसे मार दिया। अगर सद्दाम हुसैन को न मारा जाता और सद्दाम हुसैन का इराक़ में राज रहता तो कहते हैं कि आईएस और बगदादी का कभी जन्म ही नहीं होता, क्योंकि सद्दाम हुसैन अपनी ज़मीन पर किसी आतंकवादी को कभी बर्दाश्त नहीं करता। और ये आईएस और बगदादी 2006 जैसी सद्दाम का खात्मा होता है, फांसी होती, उसके बाद ही सर उठाता और धीरे धीरे अगले 5-6-7 साल में बगदादी पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता। आज भी बगदादी जिंदा है या मर गया है, इसको लेके पहेली ही है, क्योंकि अमेरिका ने आज तक कंफर्म नहीं किया कि वो मर चुका है। लेकिन ये यूएस में भी उठा था कि अगर सद्दाम हुसैन को ना मारा जाता तो शायद आज जो पूरी दुनिया ने इतने सारे ज़ख्म झेले हैं आईएस के हाथों, बगदादी के हाथों, वो चीज़ कम से कम ना होती। कम से कम इराक़ की सरजमीन से आईएस का जन्म नहीं होता और ना बगदादी पैदा होता। ये अमेरिका तक का कहना है। तो ये थी पूरी कहानी। और सद्दाम हुसैन हमेशा इंडिया के लिए, हमेशा उस ज़माने में इंदिरा गांधी की बड़ी अच्छी दोस्त थी। बगदाद में एक चीज़ और भी देखी मैंने कि एक जब हम लोग गुजर रहे थे तो एक जगह रेलवे ट्रैक दिखाया गया था, वो सिर्फ ट्रैक ही रह गया और कुछ है नहीं। तो पहले बगदाद में ट्रेन भी चला करती थी, तो हमने पूछा वहाँ पे जो साथ थे हमारे, तो पता चला वो रेलवे ट्रैक इंडिया की मदद से वहाँ पे बिछाई गई थी। और बाकायदा ये जो वहाँ ट्रेन बगदाद में पहले चली थी वो इंडिया की तरफ से ही थी। और अब वो खैर ट्रेन भी नहीं है और वो ट्रैक तो अब गायब है। तो इंडिया ने भी बहुत मदद की थी और हमारी दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। लेकिन कुल मिलाकर, और ये इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, इवन बगदादी के बारे में कहते हैं कि सीरिया में जब शुरुआत हुई थी तो बगदादी की मदद भी अमेरिका ने की। तो लादेन हो, बगदादी हो, अल जवाहिरी हो, या फिर सद्दाम हुसैन की शुरुआती दौर ईरान इराक़ वॉर तक, अमेरिका ने ही इन लोगों को मदद की, हथियार दिए, पैसे दिए, ऊपर उठाया। और फिर जब वो लगा कि वो उसके लिए खुद खतरा है या उसकी बात नहीं मान रहा, तो फिर इन तमाम लोगों का खात्मा भी कर दिया। ये एक अजीब सियासत है। तो ये थी खैर पूरी कहानी सद्दाम हुसैन की। अब मैं आसिम से कहूँगा कि दूसरी बात, हाँ मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक ज़रूरी बात ये, बहुत सारे लोगों के मैंने मेल पढ़े और मैं जनरली कमेंट्स पढ़ने से बड़ा भागता हूँ, मेल ज़्यादा पढ़ता हूँ, बट मैंने कल सारे कमेंट्स भी लगभग पढ़ डाले, एक भी नहीं छोड़ा होगा। और मेल बहुत ज़्यादा थे लेकिन मैंने सारे मेल भी पढ़े। एक ज़्यादातर लोगों की जो थी वो मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। मैं दुआ करूँगा कि कभी मुझे ज़िंदगी में निर्भया जैसी कहानी आप लोगों को ना सुनानी पड़े, क्योंकि बड़ी तकलीफ़देह होती है। मुझे मालूम है सुनना भी और सुनाना दोनों लगभग वैसे ही है। तो मैं दुआ करूँगा कभी मेरी ज़िंदगी में, मेरे अपने प्रोफेशनल करियर में इस तरह की कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मैं सुनाऊँ आपको। दूसरा, चूँकि बहुत सारे लोगों ने निर्भया की कहानी कही थी और कई लोगों ने कहा था कि नहीं सुनाना चाहिए, तो पहला तो ये कि मैं ना सुनाऊँ ये बिल्कुल है। दूसरा, नहीं सुनाना चाहिए उसमें एक चीज़ है कि फिर इन चीज़ों से हम कब तक आंखें चुराएंगे और भागेंगे। न सुनाने से बेहतर ये है कि हम लोग कुछ करें जिससे ऐसी चीज़ें ना हो। हर चीज़ पुलिस प्रशासन सरकार पे डालने से, कानून पे डालने से मसले का हल नहीं होता है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी भी अगर निभाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ गाली देने से कि ये कानून लचर है, यहाँ पे जस्टिस में देरी होती है, पुलिस बेईमान है, नेता भ्रष्ट हैं, ये कह के ऐसा लगता है कि हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी झाड़ ली, हमने एक एक करके सबको गाली दे दी, अब इनका काम है। सवाल ये है कि हम लोग भी अगर अपनी तरीके से थोड़ी थोड़ी हेल्प करें तो ये बहुत सारी चीज़ें रुक सकती हैं। जैसे